हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पर। और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे जो बच्चे बीए थर्ड सेमेस्टर में है ना, और किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और एंशिएंट इंडिया आपका सिलेबस है, तो आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन देखना है वही देखेंगे आज हम लोग। और उसमें एमडीसी है, एमजेसी है और एमआईसी, तीनों के लिए ये सेम है। ठीक है, तो आप लोग बेहिचक देखिए, आपसे कितना सवाल बनता है वह भी देखिए, क्योंकि यहाँ से सवाल निश्चित रूप से आपके एग्जाम में रहेंगे। 2-3 क्वेश्चन तो जरूर रहेगा, और उसको आप अगर देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका एग्जाम में बढ़िया खासा अच्छा खासा नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चीजों को, एक एक करके ऑब्जेक्टिव को देखते हुए चलिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आपके पास और उसका सही उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है हिकेटियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज और चाणक्य। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। हिकेटियस इसमें नहीं है। चाणक्य का पुस्तक का नाम आपको याद होना चाहिए। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? चाणक्य या कौटिल्य की रचना है। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसके द्वारा इंडिका को लिखा गया था। ठीक है, तो तीनों ही ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो कि मौर्य वंश का शासक है। और मेगास्थनीज कहाँ का था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, उसके बाद देखिए चाणक्य जो है ये कौटिल्य का यही नाम है और इसका जो पुस्तक है वो है अर्थशास्त्र। ठीक है, आज ये दूसरा क्वेश्चन है, भारतवर्ष का सबसे पहले उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? यानी भारतवर्ष शब्द जो है ना, इसका उल्लेख सबसे पहली बार किस अभिलेख में हुआ है? तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख में ही, खारवेल के उसमें ही भारतवर्ष शब्द का सबसे पहली बार चर्चा किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए ग्वालियर अभिलेख किसका है? तो ये ग्वालियर अभिलेख मिहिर भोज का है, जिसमें शून्य का सबसे पहली बार शून्य जो है ना उसका यूज किया गया। ठीक है, उसके बाद है बोगच कोई अभिलेख, ये एशिया माइनर से मिला था। इसमें वैदिक देवी देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि आगे आपको बता देंगे कौन कौन देवी देवताओं के बारे में। ठीक है, अब आज ये तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको बताइएगा। वेद की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या कितनी है? तो 4 है। ठीक है, तो कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यही वेद है और ये संख्या में 4 है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप। उसके बाद देखिए सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ये ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें 10 मंडल है, 228 सूक्त है, 11 बालखिल्य है और 10,600 के आसपास इसमें क्या है? मंत्र है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञ से संबंधित बातों की चर्चा है, जो कि आपको याद रखना है। सामवेद आप जानते हैं भारतीय संगीत का जनक इसी को बोला जाता है और वेदों में भगवान कृष्ण ने खुद को क्या बोला था? सामवेद बोला था। अथर्ववेद के बारे में आप जानिए, इसको लिखने वाला अथर्वा ऋषि था, इसीलिए इसको अथर्ववेद बोलते हैं। और अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन है? तो गोपद है। और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो ऐत्रेय और कौशितकी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए कि वेद के संकलन करता कौन है, यानी वेद को संकलित करने का काम कौन किया था? तो इसके बारे में आपको बताए थे वेदव्यास जी, जिसको कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास बोला जाता है। इनका पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, वेदव्यास ने वेद को संकलित किया था। उसके बाद देखिए रामायण, रामायण किसकी रचना है? तो ये वाल्मीकि की रचना है। ठीक है, और अब देखिए वेदव्यास हो गया क्या? तो ये हो गए वेद के संकलनकर्ता, रामायण के लेखक वाल्मीकि हो गए और रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हुए, उसको भी याद रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत लोमहर्ष ऋषि जो है वो पुराण को लिखे थे। ठीक है, लोमहर्ष ऋषि और उग्र सर्वा जो इनके बेटा थे, इन्होंने पुराण को लिखा था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को लेके चलिए। अगला प्रश्न है आपके लिए पंचतंत्र। 1 मिनट रुकिएगा आपका। हाँ, ये पंचतंत्र के लेखक कौन है? अगला प्रश्न है आपके लिए। तो ये आप जानते होंगे विष्णु शर्मा है। तो ठीक है, तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र। चाणक्य का क्या है? जिसको कौटिल्य भी बोलते हैं, अर्थशास्त्र है। और जयदेव का क्या है? ये अभी तुरंत बताएंगे। गीत गोविंद किसकी रचना? अब देखिए क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसकी रचना है? ये जयदेव की रचना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, जयदेव की रचना क्या है? तो गीत गोविंद है। ठीक, और उसके बाद कलहन की रचना क्या है? राज तरंगिणी है। ठीक है, राज तरंगिणी में एक बात ये ध्यान में रखना है कि इसमें बहुत सी बातें आपको बताएंगे आगे चल के, लेकिन राज तरंगिणी में मेन बातें ये है ना, इसमें राजा हर्ष के बारे में जानकारी मिलता है, जो कि कहाँ का राजा था? वो कश्मीर का राजा था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हुए चलिए। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं?
तो ये तो आप जानते होंगे 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,600 मंत्र है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। और सबसे प्राचीन वेद भी है, ऋग्वेद है, ठीक। गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो देखिए तीसरे मंडल में है इसके बारे में चर्चा, ठीक है। यानी कि ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो है वो गायत्री मंत्र से संबंधित है। पहली बात ये समझिए, पहला मंडल किससे संबंधित है? तो पहले मंडल में हम आपको बताए थे इसमें युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है। दूसरा मंडल में आपको बताए थे गृत संवत ऋषि के बारे में जानकारी मिलता है, जो कि पहले अभियांत्रिकी जिसको इंजीनियर बोलते हैं वो थे, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तीसरा मंडल जो है ये तो अभी आपको समझ में आ ही गया, गायत्री मंत्र से है। और चौथा मंडल में कृषि से संबंधित जानकारी मिलती है। इसमें वामदेव नामक ऋषि के बारे में चर्चा है, जो कि खेती करता था, इसकी चर्चा मिलती है, ठीक है। तो ये चारों मंडल को ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। 10 मंडल है तो 10 मंडल में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो उसको ध्यान में जरूर रखिएगा आप, ठीक। पुराण की संख्या कितनी है? पुराण की संख्या 18 है, इसको याद रखिएगा, एकदम रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित था? तो देखिए पुराण की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? तो वो है मत्स्य पुराण, ठीक है। तो मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित था? यानी कि हमने 3 पुराण आपको बताए थे और 3 वंश बताए थे, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखिएगा। मत्स्य पुराण जो है ना वो किससे संबंधित है? सातवाहन वंश से संबंधित है, ठीक है। तो ये सातवाहन वंश से संबंधित था, इसको रख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि वो है विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित था? तो विष्णु पुराण के बारे में आपको बताया था, ये मौर्य वंश से संबंधित था। यानी आप समझ गए होंगे कि मौर्य वंश से संबंधित विष्णु पुराण है, मत्स्य सातवाहन वंश से संबंधित है। और उसी में आपको एक बात बताना है, एक कमेंट कीजिएगा कि गुप्त वंश से संबंधित कौन सा पुराण है, ठीक है। यानी गुप्त वंश से संबंधित कौन सा पुराण था, इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा, आप आंसर लिखिएगा, हम उसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, दाय भाग किसकी रचना है? तो दाय भाग जिमुत वाहन की रचना, और किसी की नहीं, जिमुत वाहन की है, ठीक है। और चाणक्य वाला अर्थशास्त्र आपको याद होगा। विज्ञानेश्वर का अभी तुरंत बता देंगे, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। हर एक किताब का राइटर जो है उसको याद करते हुए जाइएगा, हम हर बार बोलते जाएंगे और आपको हर बार सुनते रहना है केवल, ठीक है। और उसको एक व्हाइट पेज में लिखते जाइएगा, क्योंकि हम आपको पहले पढ़ाए थे, ये तो सही है, बट आपको जो याद ना हो उसको इसी तरह कीजिएगा, ठीक है। मिताक्षरा किसकी रचना है? तो ये विज्ञानेश्वर की रचना है, ठीक है। जिमुत वाहन दायभाग की है, तो ये आप जानते हैं जिमुत वाहन का दायभाग था, चाणक्य का अर्थशास्त्र था, उसके बाद विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा और पाणिनि की अष्टाध्यायी है, ठीक है। तो ये चारों का बुक याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाइए, दसराग युद्ध की चर्चा ऋग्वेद के किस मंडल में की गई है? यानी दसराग युद्ध जो हुआ था, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, ठीक है, जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसके बारे में जानकारी मिलता है। अब देखिए एक एक करके, हम 4 मंडल का पहले बताए ना, पहला में था क्या? युद्ध का। दूसरा में क्या था? उसमें सबसे पहला इंजीनियर गृत संवत ऋषि के बारे में जानकारी था। और तीसरे मंडल में हम किसके बारे में बताए? तीसरे मंडल में आपको बताए थे गायत्री मंत्र के बारे में। चौथा में आपको बताए थे वामदेव के द्वारा जो है खेती करने का जानकारी मिलता है। अब 5वां मंडल जो है अत्रि ऋषि का है, ठीक है। और छठा मंडल जो है भारद्वाज का है। और 7वां मंडल जो है उसी में दसराग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि कहाँ पे लड़ा गया था? वो पुरुषनी नदी, जिसको रावी नदी बोलते हैं ना, रावी नदी याद रखिए अभी, उसको बाद में हम बताएंगे पुरुषनी कौन है, शतुद्री कौन है, ये सब। लेकिन आपको ध्यान में रखना, रावी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था, कौन? दसराग युद्ध, ठीक है। 8वां मंडल में हम आपको बताए थे कि महिला जो ऋषि है उनके बारे में जानकारी मिलता है, जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा, ये सब के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। और 10वां मंडल जो है इसी के पुरुष सूक्त में आपको बताए थे हम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। तो सब मंडल को याद रखिएगा बाबू, इसको भूलिएगा मत। और 9वां मंडल किससे? तो सोम देवता से संबंधित है, ठीक है। तो 10 मंडल के बारे में हम आपको रिवीजन करा दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? ये है, शूद्र शब्द की सबसे पहली बार चर्चा ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो ये 10वां मंडल में किया गया, अभी तुरंत बताए थे। और 8वां मंडल में इसमें महिला ऋषि के बारे में जानकारी है। 7वां मंडल में दसरागी युद्ध, और 5वां मंडल में अभी तुरंत बताए थे अत्रि ऋषि का है, ठीक है। तो ये सब याद रखते हुए चलेंगे आप। हो सकता है कि आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, हम जान रहे हैं कि इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है, ये तो आप ही का एग्जाम नहीं है ना, सब बच्चों का होगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी के आप लोग, तो हो सकता है किसी और के एग्जाम में पूछ दे। तो इसीलिए आपको बारीक रहना है ना, कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं लड़ा। क्योंकि आप जानते हैं बिहार में
12 10-12 यूनिवर्सिटी है और 10-12 यूनिवर्सिटी में हर एक जगह अलग-अलग ढंग से एग्जाम होता है। कहीं पे देखिएगा बहुत आप देखिए डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहा है, कहीं पे एकदम हल्का पूछ दे रहा है। तो इसीलिए आपको तैयारी हल्का और भारी दोनों को ध्यान में रख के करना होगा। क्योंकि आप में अगर भारी पूछ दिया तो आप हम ही को गाली दीजिएगा और जब हल्का पूछ देगा तो आप खुश हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ हमको तो दोनों देखना पड़ता है ना, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा ये सबको, ठीक है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को बोला जाता है बताइए तो? तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को बोला जाता है? तो ये है ऋग्वेद, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगले सवाल को देखिएगा कि अगला सवाल आपके लिए क्या है? हाँ, जादू टोना तंत्र मंत्र और भूत प्रेत इसके बारे में कहाँ पे जानकारी मिलता है? किस वेद में जानकारी मिलता है? इसके बारे में बताइएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आपको याद रखना है अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र भूत प्रेत और उसके बाद मेडिकल साइंस के बारे में भी जानकारी मिलता है, औषधि के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है? इसी में बोला गया है क्या जान छोड़िए उसको बाद में हम करा देंगे। यहाँ पे अभी इतना ही ध्यान में रखना है कि इसमें मेडिकल साइंस, जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत ये सब के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है? अथर्ववेद में। उसके बाद आ जाइए सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया? तो वो है मुंडकोपनिषद, ठीक है? तो इसको भी रट लीजिएगा, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है, ठीक है? अगला है कलहन की रायतरंगिणी में कुल कितने श्लोक हैं? ये देखिए क्वेश्चन बनेगा कि कलहन की रायतरंगिणी से सवाल आपको बता दें इसमें कितने अध्याय हैं आपको बोलेगा तो 8 अध्याय हैं, ठीक है? कितने श्लोक हैं तो वो 8000 श्लोक हैं, ठीक है? तो ये याद रखिएगा कि कलहन की रायतरंगिणी जो है ना इसमें 8000 श्लोक है। उसके बाद अध्याय कितने हैं तो वह भी याद रखिएगा 8 हैं, ठीक है? तो दोनों चीजें याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कलहन की रायतरंगिणी में कहाँ के इतिहास की जानकारी मिलती है? यानी आपसे सवाल पूछ रहा है कि इसमें कहाँ के यानी भारत में देखिए ऑप्शन देखिए दक्षिण भारत के इतिहास का, कश्मीर के इतिहास का, बंगाल के इतिहास का या पाकिस्तान के इतिहास का। तो भाई देखिए कलहन का रायतरंगिणी जो है वो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, ठीक है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी इसमें मिलती है और ये जो कलहन का जो रायतरंगिणी है ना इसमें देखिए अशोक के बारे में भी जानकारी मिलता है। अशोक के बारे में बोला जाता है कि वो कश्मीर शहर को बसाया था। ये सब भी इसमें चर्चा है, ठीक है? इसमें बहुत सी महिला जो है जैसे दिद्दा है जो कि कश्मीर में महिला थी वो दिद्दा वो शासन की थी उनके बारे में भी जानकारी मिलता है। इसमें राजा हर्ष के बारे में जानकारी मिलता है। तो ये सब कश्मीर के बारे में इसमें पूरा बताया गया है, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखना है आपको। और ये जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था रायतरंगिणी इसको भी ध्यान में रखिएगा। मेगास्थनीज किसके समय भारत आया? तो ये आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य है, उसी के दरबार में ये मेगास्थनीज आया था। और मेगास्थनीज कहाँ का? तो ये देखिए सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है, ठीक है? जो कि ये उसी के द्वारा भेजा गया था, ठीक? और इसने इंडिका नामक पुस्तक को लिखा था, ठीक है? इसने जो भी भारत में देखा ना उसको अपनी पुस्तक में लिखा, इंडिका उसका नाम था, ठीक है? यही मेगास्थनीज है। ये बोलता है कि भारत में जो है ना भारत का जो समाज है वो 7 वर्ग में बटा हुआ है, ठीक है? इसको ध्यान में रखिएगा जिसमें पहले वर्ग में दार्शनिक आता है यानी कि फिलोसफर सब आता है, ठीक है? तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। मेगास्थनीज की इंडिका जो है ना इसी में बताया गया ना कि भारत के लोगों का जो है ना कान बड़ा-बड़ा होता था, ठीक है? और उसके बाद यही बोलता था कि राजा जब चलता था तो इसके साथ क्या होता था मतलब जो उसके प्रोटेक्ट करने के लिए यानी चंद्रगुप्त मौर्य को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अंगरक्षिका होती थी वो लड़की भी होती थी, ठीक है? तो ये सब बात यही बोलता है मेगास्थनी, ठीक है? फाहियान किसके समय भारत आया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा ये सबको, ठीक है? तो फाहियान आया था किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य बोलते हैं और गुप्त वंश का शासक है उसी के दरबार में आया था। फाहियान की पुस्तक का नाम फो क्यों की है, फो क्यों की जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं ये सब, ठीक है? नहीं पढ़े हैं तो बाबू पढ़ लीजिएगा, काहे कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप भूल जाइएगा कि हाँ, पढ़ाए थे कि नहीं। तो ये फो क्यों की किसकी रचना है? ये फाहियान की है, ठीक है? तो ये सब रख लीजिए एकदम, अभी से एकदम आपका कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है? हुएन किसके समय आया था? ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था, ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय याद रखिएगा कौन? तो मेगास्थनी। और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय कौन आया था? अभी तुरंत अभी बताया आपको, फाहियान आया था। मेगास्थनीज की रचना इंडिका, फाहियान का, फोक्यो की। और हर्षवर्धन के समय कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। और इसी के बारे में बोला जाता है ये नालंदा में रहकर पढ़ा भी था और वहां पढ़ाया भी था। कौन? हर्षवर्धन ह्वेनसांग, माफ कीजिएगा, ह्वेनसांग जो है ये नालंदा में रहा था, वहां पढ़ा और पढ़ाया भी और भारत का भ्रमण भी किया था, ठीक है? ये ध्यान में रखिए, ये चीनी यात्री है।
उसके बाद देखिए भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए सर जॉन मार्शल को, मार्टिन व्हीलर को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, दयाराम साहनी को, किसको? तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ये होगा अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। इन्हीं को भारतीय पुरातत्व का जनक बोला जाता है, आर्कियोलॉजी का पिता, यानी भारतीय आर्कियोलॉजी का पिता इनको बोला जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी जो अभिलेख पढ़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? इसको याद रखिएगा, एपिग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी बोलते हैं। उसके बाद की पैलियोग्राफी किसको बोलते हैं? जिसमें क्या पांडुलिपि को पढ़ा जाता है, ठीक है। और उसको सिग्लियोग्राफी किसमें? इसमें सील वगैरह को पढ़ाया जाता है, मुहर को पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं सिग्लियोग्राफी। एपिग्राफी हो गया अभिलेख के अध्ययन, और पांडुलिपि को जो पढ़ते हैं उसको पैलियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब का मतलब आपको बताए थे, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक, भूलिएगा मत। बोगोचगोई अभिलेख, बोगोचकोई अभिलेख जो आप जानते हैं एशिया माइनर से मिला था, उसमें किस वैदिक देवी देवताओं के बारे में जानकारी मिलता है? यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसमें हम बताए थे बोगोचगोई अभिलेख में 4 देवी देवताओं के बारे में जानकारी मिलता है। कौन? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, जिसको अश्विनी कुमार बोलते हैं। तो उनके बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। तो देखिए इंद्र के बारे में मिलता है, बिल्कुल सही है। वरुण के बारे में मिलता है, सही है। मित्र के बारे में मिलता है, सही है। यानी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। और एक और याद रखिएगा, नासत्य, ना सत्य, ये हम पढ़ाए थे आपको, ठीक है। तो इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, इनके बारे में भी जानकारी मिलता है किसमें? बोगोचकोई अभिलेख में, ठीक है, जो एशिया माइनर से मिला हुआ है। इसमें वैदिक देवी देवताओं के बारे में जानकारी मिलता है। ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आप केवल मेरा वीडियो प्रीवियस देख लीजिएगा ना, तो ये सब आपका क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सती प्रथा की जानकारी किस अभिलेख में सबसे पहली बार मिलती है? तो ये एरन अभिलेख है, जो कि आप जानते हैं किसका है? भानुगुप्त का एरन अभिलेख है, ठीक है। और ये 510 ईस्वी का अभिलेख है, ठीक है। और भानुगुप्त किस वंश का शासक था? तो ये गुप्त वंश का शासक था, ठीक है। इसी ने एरन अभिलेख में इसके बारे में जानकारी दिया है कि भारत में सती प्रथा है, ठीक है। इसी के अभिलेख में इस बात की जानकारी मिलती है, ठीक है। भूमि अनुदान दिए जाने के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, किस अभिलेख में मिलती है, ये बताइए अब। तो भूमि अनुदान दिए जाने के बारे में किस अभिलेख में जानकारी मिलती है? तो नागनिका एक महिला थी जो कि सातवाहन वंश की, उसी का अभिलेख है नाना घाट अभिलेख, ठीक है। ये याद रखिएगा, नाना घाट अभिलेख किसका है? नागनिका का है। और उसी में जो है ना पहली बार भूमि अनुदान का मतलब होता है ना कि भूमि को दान में दिए जाने का चर्चा मिलता है, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान में रखिएगा कि नागनिका जो है पहली भारतीय महिला है जो कि शासिका थी, यानी राज मतलब शासक बनी थी वो, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और मध्यकाल में आपको बताएंगे रजिया सुल्तान, जो कि एकमात्र महिला होती है जो कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठती है, ठीक है। उसी तरह एंसेंट इंडिया में सबसे पहली महिला है नाना घाट अभिलेख जिसने उत्कीर्ण कराया यानी लिखवाया था, नागनिका वही है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, ये सबको भूलिएगा मत, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए अगला है कि सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किस राजवंश के द्वारा चलाया गया? तो हम बताए थे कि किस राजवंश के द्वारा सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चलाया गया, तो वो है कौन? तो बाबू इसको याद रखिए, कुषाण राजवंश के द्वारा सबसे शुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा सोने का सिक्का कौन चलवाया? तो वो गुप्त राजवंश के द्वारा चलाया गया, ठीक है। गुप्त राजवंश में सबसे ज्यादा सोना का सिक्का चला, लेकिन कुषाण राजवंश में सबसे शुद्ध यानी 24 कैरेट का सोना का सिक्का यही लोग चलवाए। लेकिन गुप्त काल में आप देखिएगा वो 22 कैरेट या 21 कैरेट का हो गया था, यानी कम वो शुद्ध था, ठीक है। उसके बाद देखिए गुप्त काल में जो भी सोना का सिक्का चला ना, उसमें कलात्मकता बहुत ज्यादा है, यानी कि उसमें चित्र वगैरह बहुत अच्छा से अंकित किया गया, उत्कीर्ण कराया गया है, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा, रट लीजिए ये सब चीज को, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा जो है शीशे का सिक्का कौन चलवाया था, ये बताइए तो। शीशे का सिक्का सबसे ज्यादा कौन चलवाया था? 32 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा, आपको बताए थे और पढ़ाए भी थे, ठीक है। कौन चलवाया था वो बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, शक संवत की शुरुआत कब हुई? यानी शक संवत को ही हमारे आप देखिएगा भारत में शक संवत के आधार पर ही यहाँ की तिथियां चलती है, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि शक संवत की शुरुआत कब हुई? तो ये होगा 78 एडी में हुआ था, 78 एडी में, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद देखिए 319 एडी में जो है ना ये गुप्त संवत चला था। और 606 एडी में जो है ये कौन चला था? ये बात ध्यान में रखिएगा, हर्ष संवत चला था, यानी हर्षवर्धन के द्वारा 606 एडी में यानी ईस्वी में एक नया संवत चलाया गया जिसको हर्ष संवत बोले। और गुप्त काल में आप देखिएगा 319 एडी में
चला था एक नया संवत जिसको गुप्त संवत बोलते हैं, और कनिष्क के समय 78 एडी में ये एक नया संवत चला था जिसको शक संवत बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों संवत को याद रखिएगा। देखो यही क्वेश्चन जो बना रहे हैं ना, इसमें यही हमारा टेक्निकली है, दिमाग हम यही लगा रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन का आउटकम दे दें। ठीक है, जैसे कि आप शक संवत समझ गए 78 एडी में चला, 319 एडी में कौन चला, गुप्त संवत, आप उसको लिख लीजिए। उसी तरह याद रखिएगा हर्षवर्धन के द्वारा 606 ईस्वी में हर्ष संवत चलाया गया। तो ये सब तीनों चीज को आप लिखते जाइए। देखिए एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए हर एक चीज का जो बिल्डिंग होता है ना, वो किससे बनता है जानते हैं, ईंट से बनता है, और उस ईंट पर ही पूरे घर का नींव तैयार होता है। ठीक है, तो उसी तरह आप अपनी तैयारी जब भी करें तो एक के साथ दूसरे को कोरिलेट कीजिए, ताकि चीजें आपकी एकदम स्पष्ट हो और आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। ठीक है, उसके बाद देखिए नेचुरल हिस्ट्री ये किसकी रचना है, ये पूछ रहा है कि नेचुरल हिस्ट्री जो बुक है ये कौन लिखा था, तो ये प्लिनी की रचना है, जो कि आपको ध्यान रखना है। फाहियान के द्वारा कौन लिखा गया, फोक्योकी लिखा गया। मेगास्थनीज इंडिका लिखता है, और प्लिनी का है नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, तो इसको रट लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न आप देखते हुए चलिएगा, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, इसका सही उत्तर बताइएगा। ये सब तो आसान चीज है, इसमें हम बताने वाले हैं नहीं, और ये बहुत आसान है। ठीक है, कौटिल्य का आप जानिए रहे हैं, अर्थशास्त्र किसका है, तो कौटिल्य का है। ठीक है, और अष्टाध्यायी किसकी है, तो ये बताइएगा, अर्थशास्त्र कौटिल्य, अष्टाध्यायी किसकी है बताइएगा। पृथ्वीराज रासो ये किसकी रचना है, ये है चंद्रवरदाई की रचना। ठीक है, और जैनक भट्ट की रचना क्या है, पृथ्वीराज विजय। ये देखिए अगला क्वेश्चन ही है, पृथ्वीराज विजय किसकी है, जैनक भट्ट की है, जिसको जैनक भी बोलते हैं। और पाणिनि की अष्टाध्यायी है, इसको ध्यान में रखिएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ठीक है, तो ये चारों को याद रखिएगा कि चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, जैनक भट्ट की रचना क्या है, पृथ्वीराज विजय है, और पाणिनि का अष्टाध्यायी है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ये सब बोलते रहो, याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, पतंजलि का महाभाष्य है, इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मृच्छकटिकम। ये जो मृच्छकटिकम है ये किसकी रचना है, तो ये देखिए मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब देखिए एक बार जानते हैं बीपीएससी पूछा था कि मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है मिट्टी का खिलौना। ठीक है, आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है, ये होता है मिट्टी का खिलौना। ये मृच्छकटिकम जो है एक किताब का नाम है। ठीक है, और इसको लिखने वाला कौन था, शूद्रक था। ठीक है, शूद्रक के द्वारा ये मृच्छकटिकम को लिखा गया था। ठीक है, और मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना। ठीक है, इसको भी रट लीजिएगा। उसके बाद देखिए सी यू की, ये तो अभी आपको याद होना चाहिए। सी यू की किसकी रचना है, ह्वेनसांग की रचना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के काल में आया था, ये चीनी यात्री है, और सी यू की नामक एक ग्रंथ लिखा था, और इसने नालंदा में रहकर पढ़ाई लिखाई किया था। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखना है, एकदम बेसिक चीजें हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, भर भर के बनेगा। ठीक है, तो आज हम लोग 50 ये माफ कीजिए 40 क्वेश्चन हम लोग किए आज। अगले वीडियो में जब हम लोग आएंगे ना, जैसे जैसे आपका टॉपिक खत्म होते जाएगा ना, सब क्वेश्चन का रिवीजन भी करा देंगे, और क्वेश्चन को ऐड ऑन करते जाएंगे, यानी नया नया क्वेश्चन उसमें जोड़ते जाएंगे। और आप देखिएगा अंतिम समय तक आपका एक एक पेपर का लगभग लगभग 200 से 300 क्वेश्चन आपका एकदम यूनिक क्वेश्चन होगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हम ऐसे भी कराएंगे बाद में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कराते हुए चलेंगे। ठीक है, सेट के माध्यम से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए ना तो अपने दोस्त यार में पूरा शेयर कर दीजिए बाबू। ठीक है,